Hello everyone. So in this video we are going to discuss the NCERT question answers of the poem Dust of Snow. तो आइए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है What is Dust of Snow? अब Dust of Snow से क्या मतलब है हमारा. हमने पोम पढ़ ली है, जान लिया है कि Dust of Snow क्या था, हमें उसी चीज़ का आंसर करना है. What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें तीन चीज़ों का जवाब देना है. पहला कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, दूसरा कि पोइट के अकॉर्डिंग किस चीज़ ने उनके मूड को चेंज किया, और तीसरा कि पोइट का मूड किस तरह से चेंज हुआ. तो सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है. डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स. वो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, इस वजह से पोइट ने उन्हें डस्ट बोल दिया. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि पोइट का मूड किस तरह से चेंज हुआ था. देखो, हमें पता है कि हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था और पोइट वहीं से गुजर रहे थे. ठीक है. ठंडियों का टाइम था, स्नो वाज एवरीवेयर, और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो बैठा था उसने थोड़ी सी मूवमेंट करी, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्नो हमारे पोइट के ऊपर गिर गई और पोइट का मूड अपलिफ्ट हो गया. तो इस तरह से उनका मूड चेंज हुआ था. यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है. सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो. द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट पोएट रेफर्ड टू देम एज डस्ट. तो डस्ट मतलब स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स. स्नो के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे थे कि पोएट ने उन्हें डस्ट बोल दिया. तो पोएट का दिन कुछ खास जा नहीं रहा था. ही वॉज इन अ बैड मूड. तो इतने में वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे. हेमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो बैठा था उसकी मूवमेंट की वजह से थोड़ी सी स्नो हमारे पोइट के ऊपर गिर गई और उनका जो मूड है वो इंस्टेंटली अपलिफ्ट हो गया. ओके. सो द पोइट वॉज इन एन ऑफुल मूड व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैड फॉलन ऑन हिम. दिस हैपनिंग अपलिफ्टेड पोइट्स मूड इंस्टेंटली एंड हिज डे गॉट अ लॉट बेटर. इस छोटे से इंसिडेंट ने पोइट के मूड को अपलिफ्ट कर दिया. ओके. चलो, कमिंग टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोम. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को इस पोम में किस तरह से प्रेजेंट किया है. ये पूरी पोम ही नेचर के एलिमेंट्स के बारे में है, और नेचर के दो एलिमेंट्स विच आर नेगेटिव, जिनको हम नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, जैसे कि हेमलॉक ट्री और क्रो. इन दोनों को हम एक ओमेन मानते हैं, एक अशुभ तरीके से हम इन लोग को देखते हैं. So, what are the birds that are usually named in the poems? Do you think a crow is often mentioned in the poems? What images come to your mind when you think of a crow? तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि जो पोम्स आप जर्नली पढ़ते हैं उनमें कौन कौन सी बर्ड्स का यूज़ किया जाता है, और आपने अभी तक जितनी भी पोम्स पढ़ी क्या एक में भी क्रो का इस्तेमाल किया गया है. और जब भी आप क्रो के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी इमेज आती है. तो यहाँ पर भी तीन क्वेश्चन है जिनका आंसर आपने करना है. सबसे पहला कि जर्नली कौन सी बर्ड्स का यूज़ पोम्स में किया जाता है. तो हमने देखा है कि पोम्स में हमेशा ब्यूटीफुल बर्ड्स का यूज़ किया जाता है, लाइक पिकॉक, लाइक नाइटिंगेल, स्पैरो. लेकिन क्रो का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि उसको हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, उसे हम एक ओमेन मानते हैं. ठीक है. तो डू यू थिंक द क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन द पोम्स. नहीं, जर्नली क्रो को हम पोम्स में नहीं पाते. अच्छी बर्ड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन क्रो इज़ नॉट ऑफनली यूज्ड या फिर मेंशन्ड इन द पोम्स. ठीक है. सो बर्ड्स लाइक स्पैरो, नाइटिंगेल एंड पीकॉक आर मोर ऑफन नेम्ड इन द पोम्स. अनलाइक दीज बर्ड्स, क्रोज आर ऑफन सीन एज इंडिकेटर ऑफ डूम एंड फियर. तो क्रोज को एक तरह से नेगेटिविटी और फियर का इंडिकेटर माना जाता है, इस वजह से पोम्स में क्रो का यूज़ नहीं किया जाता. दे आर ऑफन यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस. तो क्रो को नेगेटिव रेफरेंस से देखा जाता है, और जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं तब भी हम नेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं. जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आ जाती है, राइट. जैसे कहीं कौवा बोल रहा है, सो पीपल से ना कि आज कुछ बुरा होने वाला है. तो इसलिए पोएट ने यहाँ पर क्रो का यूज़ किया, ये बताने के लिए कि हमारे लाइफ में कई बार नेगेटिव रेफरेंसेस भी खुशी ला सकते हैं, हमारे मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं. ओके.
अपना क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं. अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? व्हाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज मेपल और एन ओक और एन पाइन? तो ये सवाल है कि अब हेमलॉक ट्री का क्या मतलब है, पोएट ने किसी और सुंदर ट्री का यूज़ क्यों नहीं किया? इसका आंसर भी एकदम सिमिलर है जो हमारा पहला वाला था कि क्रो का यूज़ क्यों किया. तो हेमलॉक बेसिकली एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें वाइट वाइट फ्लावर्स होते हैं. तो पोएट का दिन कुछ ख़राब जा रहा था और इसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने नेचर के दो नेगेटिव एलिमेंट्स का यूज़ किया, पहला क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री. ठीक है, सो हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री हैविंग वाइट फ्लावर्स. ये तो उसका आंसर हो गया कि व्हाट इज़ हेमलॉक ट्री, राइट. फिर सेकेंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का? सेकेंड पार्ट वॉज वाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज मेपल और एन ओक और एन पाइन? तो पोएट ने अपनी पोम में किसी ब्यूटिफुल ट्री का जिक्र क्यों नहीं किया, हेमलॉक ट्री का ही यूज़ क्यों किया? Because the poet must have a rough, bitter experiences that made him sad. That is why the poet does not write about a more beautiful tree such as maple, pine or an oak. तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दिन में कुछ खराबी हो गई होगी, है ना, उनके साथ कोई इंसिडेंट हो गया होगा जो अच्छा नहीं रहा होगा और उनका मूड ख़राब हो गया होगा जिसकी वजह से वो सैड हो गए होंगे और इसीलिए उन्होंने किसी एक ब्यूटीफुल ट्री के बारे में पोम में मेंशन नहीं किया क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे रीडर्स को बिना कहे कि ही इज़ इन अ बैड मूड. ओके, तो इस वजह से यहाँ पर नेचर के दो नेगेटिव एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है. अच्छा, अपने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं. व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो? हेमलॉक ट्री और क्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुशी या दुख? ऑब्वियसली ये नेचर के दो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, सो दे रिप्रेजेंट सॉरो. व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? अब जो डस्ट ऑफ स्नो थी जो क्रो ने थोड़ी सी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरा दी थी, उसका क्या मतलब है? तो बेसिकली सवाल में हमसे पूछा गया है कि क्रो और हेमलॉक ट्री को हम किस एस्पेक्ट से देखते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट से या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट से? तो ये नेचर के दो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिनका पोएट ने यूज़ किया है इस पोम में, ये बताने के लिए कि कई बार हमारे लाइफ में जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो भी खुशियाँ लाते हैं. ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये जो बैठा हुआ है ना एक थॉट के क्रो को हम नेगेटिविटी के तौर पे देखते हैं, एक ओमेन की तरह देखते हैं, इसी थॉट को हटाने के लिए पोएट ने नेगेटिव एलिमेंट्स का यूज़ किया और ये भी दिखाया कि नेगेटिव एलिमेंट्स उनकी लाइफ में खुशी ला रहे हैं, उनके मूड को अपलिफ्ट कर रहे हैं. ओके, सो देखो मैंने कैसे लिखा है आंसर. बोथ क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो. जो हेमलॉक ट्री है और क्रो है ये दोनों सॉरो को, दुख को रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज दे आर नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ नेचर. फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड बोथ नेगेटिव क्रीचर्स, क्रो एंड द हेमलॉक ट्री, as the carriers of positivism and strength that transformed his day for better. तो पोएट ने हेमलॉक ट्री और क्रो को यूज़ किया है एक कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी के तौर पर, क्योंकि इन्हीं दो नेचर के नेगेटिव एलिमेंट्स ने हमारे पोएट के दिन में पॉजिटिविटी लाया और हमारे पोएट के मूड को अपलिफ्ट किया. ठीक है, by not using the words like sparrow and nightingale and trees like maple, oak or pine, the poet has tried to break down all the preconceived notions we have about certain agents of nature. तो पोएट ने पोएम में कुछ खूबसूरत बर्ड, नाइटिंगल, स्पैरो, पिकॉक का यूज़ नहीं किया, क्रो का यूज़ किया और एक खूबसूरत पेड़ जैसे कि ओक, पाइन या फिर मेपल का यूज़ नहीं किया, बल्कि हेमलॉक जो कि एक पॉइजनस पेड़ है उसका यूज़ किया. बिकॉज द पोएट वांटेड टू ब्रेक डाउन ऑल द प्री कंसीव्ड नोशंस दैट वी हैव अबाउट सर्टेन थिंग्स इन नेचर. हमारे दिमाग में ये जो है ना एक थॉट है ऑलरेडी फीडेड कि हम कुछ क्रीचर्स को पॉजिटिविटी के रूप में देखते हैं और कुछ क्रीचर्स को नेगेटिविटी के रूप में, राइट. तो इसी चीज़ को हमारे दिमाग से निकालने के लिए पोएट ने यहाँ पर हेमलॉक ट्री और क्रो का यूज़ किया. He has tried to make us understand that we see the world not as how it is, but as how we want to see it. Thus, crow sitting and a hemlock tree together made his day better. The dust of snow stands for joy.
सो पोएट ने सिंपली हमें यही बताना चाहा कि नेगेटिव एलिमेंट्स भी हमारी लाइफ में खुशी ला सकते हैं। और इस पोम में दो नेगेटिव एलिमेंट्स क्रो और हेमलॉक ट्री ने पोएट के मूड को अपलिफ्ट किया। और हमारा एक क्वेश्चन लास्ट भी था कि डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर? तो डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर जॉय। वाई? क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो की वजह से ही हमारे पोएट का मूड अपलिफ्ट हुआ है। कूल, ओके। नाउ कमिंग टू अवर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, क्योंकि ये आपके लिए ही है। यू जस्ट हैव टू राइट योर एक्सपीरियंस। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिंपल मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे? तो आपको अपने बारे में यहाँ पर लिखना है। क्या कोई ऐसा दिन गया जब आपको डिप्रेस्ड और होपलेस फील हो रहा हो बहुत ज़्यादा? और उस दिन में क्या कोई एक ऐसी छोटी सी चीज़ हुई या छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसने आपके मूड को अपलिफ्ट कर दिया? तो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे। सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं तो वो आप ही जानते हैं, मैं यहाँ पर अपने मतलब लिख कर नहीं बता सकती, राइट? आपको पता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है, ताकि आपके राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो। इस वजह से आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। सिंपली आपने लिखना है उस दिन के बारे में जब आप बहुत सैड और डिप्रेस फील कर रहे थे, और उस एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में जिसने आपके मूड को अपलिफ्ट किया। ओके, तो ये थे हमारे डस्ट ऑफ स्नो के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और जो हमारे पोम्स में से आते हैं ना क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट कुछ लॉन्ग, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आगे आने वाले वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए इस पोम के पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।